Again, today we are going to discuss about part 2 of structural organization in animals, and in this particular video we are going to discuss about connective tissue. और कनेक्टिव टिश्यू में हम बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ की, जैसे कि हमारा आता है लूज कनेक्टिव टिश्यू जिसके अंदर हमारा एरियोलर और एडिपोज टिश्यू आता है जो हमारा स्किन के नीचे होता है, ठीक है। एंड देन हम बात करेंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू की जिसके अंदर हमारे लिगामेंट्स, टेंडन्स, ठीक है, फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ये सब आते हैं। एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्पोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अब स्पोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू मतलब जो बॉडी को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम बोन को डिस्कस करेंगे एंड कार्टिलेज को डिस्कस करेंगे। और हम यहाँ पे ब्लड जो कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है उसको डिस्कस नहीं करेंगे, उसको हम अपनी अपकमिंग वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो स्टे ट्यून विद मी एंड थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग ऑन माई वीडियो। लेट्स स्टार्ट विद कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू होता क्या है? कनेक्टिव टिश्यू हमारा एक ऐसा टिश्यू होता है जो क्या करता है, डिफरेंट ऑर्गन्स को ज्वाइन करता है, बाइंडिंग करता है, सपोर्ट करता है, ठीक है। हमें सपोर्ट करता है, बाइंडिंग करता है, न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे हमने पढ़ा था एपिथेलियल टिश्यू के अंदर कि जी एपिथेलियल टिश्यू में कोई नर्व सेल्स नहीं होती हैं और कोई ब्लड सेल्स नहीं होती हैं, ठीक है। अब एपिथेलियल टिश्यू के अंदर सेल्स तो प्रेजेंट है, अब वो सेल्स ग्रो भी करेंगी, वो डिवाइड भी करेंगी, तो उनको क्या चाहिए होगा, न्यूट्रिशन चाहिए होगा। अब उनका कुछ वेस्ट भी प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब वो वेस्ट वहाँ से ले जाने के लिए और न्यूट्रिशन वहाँ तक लाने के लिए हमें क्या चाहिए, ब्लड वेसल्स चाहिए। और जो इन्फॉर्मेशन है कि भाई उनको क्या परफॉर्म करना है, क्या एक्शन है उनका, उसके लिए इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने के लिए नर्व्स चाहिए जो एपिथेलियल टिश्यू के अंदर नहीं है। तो वो कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, वो नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे एक टिश्यू प्रेजेंट होता है, कनेक्टिव टिश्यू, उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या कर रहा है, सपोर्ट भी कर रहा है, बाइंडिंग भी कर रहा है, प्रोटेक्शन भी कर रहा है, इंसुलेशन भी कर रहा है, स्टोर भी कर रहा है और ब्लड की फॉर्मेशन भी कर रहा है और न्यूट्रिएंट को भी ट्रांसफ़र कर रहा है, ठीक है। तो हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू है वो 4 बेसिक टाइप का होता है हमारी बॉडी के अंदर। ये हमारा क्या करता है, हमारी बॉडी की फॉर्म को मेंटेन करता है। फॉर्म को कैसे मेंटेन करता है, बोन्स आर देयर एंड कार्टिलेजेस आर देयर, जो हमारी बॉडी का एक फ्रेमवर्क तैयार करती हैं, जो हमारी बॉडी को एक शेप प्रोवाइड करती हैं, बॉडी में इक्विलिब्रियम मेंटेन करती हैं जब हम चलते हैं, बैठते हैं, ठीक है। तो जो भी एक्शन हम परफॉर्म कर रहे हैं बोन्स एंड कार्टिलेज की हेल्प से कर रहे हैं, बट बोन एंड कार्टिलेज सिर्फ अकेले ऐसा नहीं कर सकती। इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, मसल्स, जिसको हम अपकमिंग वीडियो में बात करेंगे कि मसल्स हमारी एक डिफरेंट टाइप का टिश्यू है एंड वो कैसे हमारी बॉडी में एक रोल प्ले करता है, ठीक है। तो आज का फोकस हमारा क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। तो ये क्या करता है, बहुत सारे फॉर्म्स बनाता है हमारी बॉडी में और हमारे ऑर्गन्स को और इंटरनल जो भी डेलिकेट टिश्यू है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कनेक्टिव टिश्यू इज फाउंड इन बिटवीन अदर टिश्यूज। इन बिटवीन अदर टिश्यूज जैसे हमने बात करी यहाँ पे कि कनेक्टिव टिश्यू इज फाउंड बिटवीन मसल्स एंड इट फाउंड्स बिटवीन एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू और मसल्स के बीच में हमारा क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के टिश्यू के बीच में पाया जाता है। इट इज द वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ द प्राइमरी टिश्यू बट इट्स अमाउंट इन पर्टिकुलर ऑर्गन्स वेरीज ग्रेटली। ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है थ्रू आउट द बॉडी बट डिपेंड करता है कि किस ऑर्गन में इसकी अमाउंट कितनी होगी। अब ओरिजिन की बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो मेसोडर्म से ओरिजिनेट होता है। मेसोडर्म इज अ जर्म लेयर जो गैस्ट्रुलेशन के टाइम पे 3 जर्म लेयर फॉर्म होती हैं, उसमें से जो मिडल जर्म लेयर होती है मेसोडर्म्स, उससे ओरिजिनेट होता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ऑल कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्ट ऑफ 3 मेन कंपोनेंट। 3 मेन कंपोनेंट से मिलके बना होता है कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। चाहे वो कोई भी टाइप हो, चाहे वो लूज कनेक्टिव टिश्यू हो, चाहे वो कार्टिलेज हो, चाहे वो डेंस हो, चाहे वो बोन हो या चाहे वो ब्लड हो, जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है 3 मेन कंपोनेंट से मिलके बना होता है। दीज 3 कंपोनेंट्स आर फाइबर्स। फाइबर्स क्या करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट करने में, रिलैक्स करने में, एक्सपेंड करने में हेल्प करते हैं। ग्राउंड सब्सटेंस जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। सेल्स जो क्या करेंगी, जो अपने डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करेंगी, जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू को जनरेट भी करेंगी और उसको इनगल्फ भी करेंगी, डेब्रीज को रिमूव भी करेंगी
तो यहाँ पे 3 मेन कंपोनेंट होते हैं हमारे कनेक्टिव टिश्यू के, एंड दीज 3 मेन कंपोनेंट्स आर फाइबर्स, ग्राउंड टिश्यू एंड सेल्स। दीज आर 3 हमारे कंपोनेंट हैं, ठीक है। अब जो फंक्शंस की बात करें हम कनेक्टिव टिश्यू की, तो हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू है वो बाइंडिंग में हेल्प करता है, सपोर्टिंग में हेल्प करता है, जैसे बोन और कार्टिलेज होगी, स्किन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और एडिपोज टिश्यू जो हमारा फैट स्टोर करता है अंडर द स्किन, उसको क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब एडिपोज टिश्यू क्या कर रहा है, फैट है, तो फैट क्या करेगा, लिपोजेनेसिस करेगा। लिपोजेनेसिस क्या है, लिपिड का ब्रेकडाउन, एंड ब्रेकडाउन होगा तो क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी, और ये एनर्जी क्या प्रोवाइड करेगी, बॉडी को हीट प्रोवाइड करेगी। तो ये इंसुलेशन का काम कर रहा है, टेम्परेचर से इंसुलेट कर रहा है ये, ठीक है। टेम्परेचर से कैसे, विंटर के केसेस में हम शिवरिंग कर रहे हैं, तो शिवरिंग के टाइम पे क्या हो रहा है, लिपोजेनेसिस हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, और हमें क्या मिल रही है, हीट मिल रही है, ठीक है। तो ये टेम्परेचर को बैलेंस करके रखता है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स हैज अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, उसको मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। ये रिजर्व फ्यूल कैसे, ये फैट के अंदर हमारे लिपिड्स को स्टोर करता है, तो वो एक रिजर्व फ्यूल है जिसको हम नीड के टाइम पे, स्टारवेशन के टाइम पे क्या करेंगे, उसका ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज करेंगे। तो इट स्टोर रिजर्व फ्यूल। ट्रांसपोर्टिंग सब्सटेंस विद इन द बॉडी लाइक ब्लड, उसको भी ये कंसिस्ट करता है और ट्रांसफर करता है, फॉर्मेशन भी करता है ब्लड की बोन मैरो से, क्योंकि बोन्स भी इसमें प्रेजेंट है। तो कनेक्टिव टिश्यू का यहाँ पे डायग्राम देख सकते हो कि एडिपोज टिश्यू अंडर द स्किन, ब्लड है हमारा जो ट्रांसफर करने में हेल्प करता है, बोन मैरो में बनता है, जो हमारी जो फीमर होती है लॉन्गेस्ट बोन, उसके अंदर जो हमारा बोन मैरो पाया जाएगा, जो रेड बोन मैरो पाया जाएगा, उसमें हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स पाई जाएंगी, वहां पे हमारी ब्लड सेल्स जनरेट होंगी। ये लूज कनेक्टिव tissue है under the skin, and this is fibrous connective tissue, and this is cartilage and bone. So these are different types of connective tissues. अब हम बात करते हैं कि जो कॉमन ओरिजिन है वो हमने पढ़ा कि मेसेंकाइम या मेसोडर्म से होता है। अब टाइप्स की बात करें कनेक्टिव टिश्यू की, तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में, स्पोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में हम इसको डिवाइड करते हैं। तो 3 मेजर टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर देयर इन आवर बॉडी। फर्स्ट वन इज कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, सेकेंड इज स्पोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, एंड थर्ड वन इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इसको हम आज बात नहीं करेंगे, इन दोनों की बात हम करने वाले हैं, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में हमारा फर्दर डिवीजन होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू का, जिसमें हमारे फाइबर्स आ जाते हैं, और ग्राउंड सब्सटेंस और सेल्स तो होंगी ही, बट वो लूजली अरेंज होगा, जिसमें एलियोलर, एडिपोज एंड रेटिकुलर डिवीजन होता है फर्दर। डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो होता है उसमें भी फाइबर प्रेजेंट होंगे, ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट होगा, सेल्स प्रेजेंट होंगे। ये 3 सब्सटेंस तो हर एक कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होगा, बट इसका फर्दर डिवीजन देखें डेंस कनेक्टिव टिश्यू का, तो रेगुलर, इरेगुलर एंड इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू में इसको फर्दर डिवाइड किया जाता है। स्पोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू में आती है हमारी कार्टिलेज और बोन। बोन जो होती है वो सॉलिड होती है, कार्टिलेज होलो होती है, सिस्मोइड मैट्रिक्स की बनी होती हैं। तो यहाँ पे कार्टिलेज को फर्दर डिवाइड करते हैं हाइलिन कार्टिलेज में, फिब्रो कार्टिलेज में, इलास्टिक कार्टिलेज में। बोन को हम कॉम्पैक्ट एंड स्पंजी बोन में डिवाइड करते हैं। तो लेट्स बिगिन विद कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। उससे पहले हम क्या बात करेंगे, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ये क्या है, एक टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है। पर उससे पहले हमने क्या पढ़ा है कि देयर आर 3 मेन कंपोनेंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो फाइबर्स, ग्राउंड सब्सटेंस एंड सेल्स। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो कंपोनेंट्स में क्या आ गया, कुछ स्पेशलाइज सेल्स होंगी, कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन मैट्रिक्स होगा, या कोई एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन फाइबर्स होंगे, जैसे कोलेजन फाइबर, जैसे हमारा इलास्टिन फाइबर, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे फाइबर हैं जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे कनेक्टिव टिश्यू को। सेल्स प्रेजेंट होंगी लाइक मैक्रोफेज प्रेजेंट होंगी, मास्ट सेल्स प्रेजेंट होंगी, फिब्रोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होंगी। दीज सेल्स आर द स्पेशलाइज सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। और फिर फ्लूइड प्रेजेंट होगा जिसको हम ग्राउंड सब्सटेंस बोल देते हैं। तो लेट्स बिगिन विद ग्राउंड सब्सटेंस। ये ग्राउंड सब्सटेंस होता क्या है, ये ग्राउंड सब्सटेंस है, ये बीच में जो नीचे पड़ा हुआ है सेल्स की, जहाँ पे सेल्स बात कर रही हैं जिस सब्सटेंस में, उसको ग्राउंड सब्सटेंस बोलते हैं। ये क्लियर होता है,
कलरलेस होता है, वाटरी होता है, जैसे वाटर होता है कलरलेस, जैसे ऐसे ही इसकी अपीयरेंस होती है। विस्कस होता है, बिल्कुल फ्लूइड भी नहीं होता, बिल्कुल हमारा सॉलिड भी नहीं होता, विस्कस होता है। अनस्ट्रक्चर्ड मटेरियल होता है, कोई स्ट्रक्चर नहीं होता क्योंकि लिक्विड फॉर्म में है, विस्कस फॉर्म में है, ठीक है। और ये क्या करता है, सेल्स इसमें बात करती हैं तो क्या करता है, सेल्स के बीच में पाया जाता है। इट फिल्स द स्पेस इन बिटवीन द सेल्स। और इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, फाइबर्स पाए जाते हैं। ये किससे मिलके बना होता है, प्रोटियोग्लाइकन से एंड सेल एडहेशन प्रोटीन से। एडहेशन प्रोटीन क्यों, क्योंकि सेल्स को यहाँ पे कम्युनिकेट करवाना है। क्या करवाना है, सेल्स को कम्युनिकेट करवाना है। कम्युनिकेट करवाने के लिए सेल जंक्शंस फॉर्म करने होंगे, और सेल्स जंक्शंस फॉर्म करने के लिए यहाँ पे एडहेशन प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी। इसलिए हमारा जो ग्राउंड सब्सटेंस है वो एडहेशन प्रोटीन कंसिस्ट करता है, प्रोटियोग्लाइकन कंसिस्ट करता है, जो हमारी डिफरेंट सेल्स की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो ग्राउंड सब्सटेंस है वो ग्लू का काम करता है। ग्लू क्या करती है, दो चीज़ों को ज्वाइन करवाती है, अटैच करवाती है। तो यहाँ पे ग्लू क्या करता है, वो सेल्स को अटैच करवाता है मैट्रिक्स के साथ, ठीक है। जो ग्राउंड सब्सटेंस है उसका फंक्शन क्या है, ये एक मोलिकुलर सीव है और एक मीडियम है जिसके थ्रू जो भी ब्लड कैपिलरीज है या कोई भी सब्सटेंस है वो सेल्स के अंदर या सेल से बाहर ट्रेवल कर पाते हैं। द फाइबर्स एम्बेडेड इन द ग्राउंड सब्सटेंस वो क्या करते हैं, डिफ्यूजन में हेल्प करते हैं और न्यूट्रिशन की और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो दिस इज आवर ग्राउंड सब्सटेंस। अब हम बात करेंगे किसकी, हमारे फाइबर्स की। तो हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है, उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के फाइबर पाए जाते हैं, कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर एंड रेटिकुलर फाइबर। दीज आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ फाइबर दैट इज फाउंड इन कनेक्टिव टिश्यू। तो पहला हमारा क्या है, कोलेजन फाइबर। दीज आर कंस्ट्रक्टेड प्राइमरली ऑफ द फिब्रस प्रोटीन कोलेजन। एक कोलेजन प्रोटीन होता है जो विटामिन सी की हेल्प से मैन्युफैक्चर होता है बॉडी में। किसकी हेल्प से, विटामिन सी की हेल्प से मैन्युफैक्चर होता है। तो ये जो कोलेजन है वो कोलेजन फाइबर्स की फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे जो सब यूनिट हैं वो एक दूसरे से अटैच होकर एक लॉन्ग एंड स्ट्रेट फाइबर की फॉर्मेशन करते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हम, क्या हो रहा है, हमारा यहाँ पे अलग अलग स्ट्रिंग्स अटैच होके फाइबर की फॉर्मेशन कर रही हैं। ये टफ होता है, ये फाइबर टफ होता है और ये टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। मतलब अगर इस पे स्ट्रेस पड़ रहा है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में तो ये उसको रेसिस्ट कर देगा। मतलब रेसिस्ट करके क्या करेगा, ब्रेक नहीं होगा। अगर इस पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस पड़ रहा है और ये टूट नहीं रहा तो वो क्या है, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है। इट हैज़ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। व्हेन द फाइबर्स आर फ्रेश दे हैव ए ग्लिस्टरिंग वाइट अपीयरेंस सो दैट दे आर कॉल्ड वाइट फाइबर्स। तो कोलेजन फाइबर को क्या बोला जाता है, वाइट फाइबर भी बोला जाता है। इन हायर क्लासेस यू विल अंडरस्टैंड कि कोलेजन की सब यूनिट्स क्या होती हैं, ये कैसे मैन्युफैक्चर होता है। बट यहाँ पे हम आपको नोट करवा रहे हैं कि विटामिन सी की हेल्प से कोलेजन फाइबर बनता है। अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाती है तो कोलेजन फाइबर की मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पाती है और हमारी स्किन जो है उस पर क्या आ जाते हैं, उस पर स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं, क्योंकि हमारी स्किन क्या नहीं कर पाती, एक्सपेंड नहीं कर पाती, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती, ठीक है। इलास्टिक फाइबर, सेकेंड फाइबर क्या है, इलास्टिक फाइबर। इलास्टिक फाइबर कंटेन्स द प्रोटीन इलास्टिन। ये कौन से प्रोटीन से मिलकर बना होता है, इलास्टिन। इलास्टिन से इसका नाम इलास्टिक आ गया, कोलेजन से इसका नाम क्या आ गया था, कोलेजन फाइबर आ गया था, ठीक है। इसमें और प्रोटीन्स और ग्लाइकोप्रोटीन लेस अमाउंट में होते हैं, पर इलास्टिन प्रोटीन ज़्यादा अमाउंट में होता है। जो मेन प्रॉपर्टी है इलास्टिन की वो ये है कि ये स्ट्रेच हो जाएगा और कंप्रेस्ड हो जाएगा, बट दोबारा से अपनी उसी शेप में आ जाएगा। तो इलास्टिक फाइबर क्या है, इलास्टिसिटी है इसके अंदर। क्या है, इलास्टिसिटी। जैसे रबर बैंड के अंदर होती है इलास्टिसिटी कि उसको हम स्ट्रेच करें या कंप्रेस करें, इट विल रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप। उसी तरह इलास्टिक फाइबर भी अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है। इलास्टिक फाइबर्स आर प्रोमिनेंट इन इलास्टिक टिश्यू, जैसे हमारी स्किन होती है और लिगामेंट्स होते हैं वर्टिब्रल कॉलम के, वहाँ पे इलास्टिक फाइबर क्या होता है, प्रोमिनेंट, मतलब ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। फ्रेश इलास्टिक फाइबर्स जो होते हैं वो येलो कलर के दिखाई देते हैं, इसलिए इसको येलो फाइबर के नाम से भी जाना जाता है अगर वो फ्रेश हैं। अगर वो इमेच्योर हैं, न्यूली फॉर्म्ड है, बट मैच्योर होने के बाद उनका कलर
डिफरेंट हो जाता है। थर्ड फाइबर है रेटिकुलर फाइबर, आर फाइन कोलेजिनियस फाइबर, ये भी कोलेजन से बने होते हैं। दे ब्रांच एक्सटेंसिवली फॉर्मिंग डेलिकेट नेटवर्क्स दैट सराउंड स्मॉल ब्लड एंड सपोर्ट द सॉफ्ट टिश्यू ऑफ ऑर्गन। ये ब्लड को सराउंड करते हैं और सॉफ्ट टिश्यूज को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। बट ये किससे बने होते हैं, हमारे कोलेजन से ही बने होते हैं। और इसको रेटिकुलर क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये ब्लड वेसल्स को सराउंड करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा क्या, सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू में हम बात करेंगे यहाँ पे सबसे पहले किसकी, फिब्रोसाइट्स की। फिब्रोसाइट्स जो होती हैं या फिब्रोसाइट्स या फिब्रोब्लास्ट, यहाँ पे मैंने फिब्रोब्लास्ट ऐड किया है। फिब्रोसाइट और फिब्रोब्लास्ट में मैं अंतर बताती हूँ। फिब्रोसाइट वो होती है जो फिब्रोसाइट की फॉर्मेशन कर रही है, ठीक है, जो फॉर्मिंग सेल्स होती हैं, जो न्यूली फॉर्म्ड फॉर्मिंग सेल्स होती हैं, फॉर्मिंग सेल्स। फिब्रोब्लास्ट क्या होती हैं, जो ईटिंग सेल्स होती हैं, जो किलिंग सेल्स होती हैं, जो मैच्योर सेल्स हो जाती हैं, ठीक है। तो फिब्रोसाइट डिफ्रेंशिएट फ्रॉम फिब्रोब्लास्ट, इन फिब्रोब्लास्ट से डिफ्रेंशिएट होके, जब मतलब हमारी फिब्रोब्लास्ट डिवाइड करेगी तो वो दो टाइप की सेल्स फॉर्म करेगी। अब वो दो टाइप की जो सेल्स हैं उनका फंक्शन डिफरेंशिएट हो जाएगा। फंक्शन के बेसिस पे उनको डिफरेंशिएट किया जाएगा कि भाई तेरा फंक्शन है मैक्रोफेज करना, तेरा मतलब इनगल्फ करना डेब्रीज को, तेरा फंक्शन है यहाँ पे इम्यून रिस्पॉन्स शो करना या फिर यहाँ पे इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करवाना। तो इस फंक्शन के बेसिस पे जब उनको सेपरेट किया जाता है तो उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो ये जो फिब्रोसाइट्स हैं दे डिफरेंशिएट फ्रॉम फिब्रोब्लास्ट। तो ये फिब्रोब्लास्ट सेल्स है, इससे क्या करते हैं, ये डिवाइड होकर डिफरेंशिएट होती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। दे आर द सेकेंड मोस्ट कॉमन फिक्स्ड सेल्स इन कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। फिक्स्ड सेल्स मतलब फिक्स रहती है उनकी पोजिशन। फिब्रोसाइट्स हैव ए स्पिंडल शेप एंड मेंटेन कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स की फॉर्मेशन करके जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू फाइबर है उसको मेंटेन करती है और ये स्पिंडल शेप की होती है। नेक्स्ट है मास्ट सेल। मास्ट सेल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट कनेक्टिव टिश्यू यूजुअली नियर ब्लड वेसल्स एंड क्या रिलीज करती है, हेपरिन रिलीज करती है। अब जो हेपरिन है ये क्या करता है, ब्लड क्लॉट को प्रिवेंट करता है। क्या करता है, ब्लड क्लॉट को प्रिवेंट करता है। एंड हिस्टामिन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स या एलर्जिक रिस्पॉन्स जनरेट करती है। जब भी हमें किसी हनी बी ने काट लिया, हनी बी की बाइट हो गई, या फिर किसी भी जैसे कैरेट ग्रास हो गई, कैरेट ग्रास के कॉन्टैक्ट में हम आ गए, तो जहाँ पे भी इचिंग होगी, जहाँ पे भी रेडनेस होगी, जहाँ पे भी हमारा एलर्जिक रिस्पॉन्स होगा, है ना, वहाँ पे हिस्टामिन रिलीज होंगे। और जहाँ पे ब्लड क्लॉट नहीं फॉर्म हो रहा है किसी इंजरी की वजह से, तो वो जानबूझ के नहीं हो रहा है, क्योंकि हमें क्या करना है, उस बैक्टीरिया को, उस इन्फेक्शियस मटेरियल को रिमूव करना है, ठीक है, ब्लीडिंग के थ्रू। तो वहाँ पे हेपरिन की जरूरत पड़ती है। तो मास्ट सेल्स का फंक्शन क्या है, ये दो प्रोटीन्स रिलीज करती है, हेपरिन एंड हिस्टामिन। हेपरिन क्या करता है, ब्लड क्लॉट को प्रिवेंट करता है, और जो हिस्टामिन है वो इन्फ्लेमेटरी या एलर्जिक रिस्पॉन्स जनरेट करता है। अब जो मास्ट सेल्स हैं वो आप देख सकते हो कि ओवल शेप की हैं, ओवल शेप की हैं। और फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो भी हमारी बॉडी का माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है और बाहर से आया है, कोई भी वायरस हो सकता है, कोई भी बैक्टीरिया हो सकता है, फंगस हो सकती है, एंड मोल्ड भी हो सकती है, ठीक है। तो ये सब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये अगर हमारी बॉडी में आते हैं बाहर से, तो ये इनको डिटेक्ट करके एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करती है। जो साइटोप्लाज्म होता है मास्ट सेल्स का, उसमें सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स होते हैं जो हेपरिन को और हिस्टामिन ग्रेन्यूल्स को रिलीज करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, ये हमारे हिस्टामिन ग्रेन्यूल्स को रिलीज करते हैं। इसमें हेपरिन, हिस्टामिन, प्रोटीएजेस, एंजाइम्स एंड बहुत सारे अदर एंजाइम्स रिलीज किए जाते हैं। जो ग्रेन्यूल्स होते हैं हिस्टामिन के या हेपरिन के, वो किस में पाए जाते हैं, बेसोफिल सेल्स में भी पाए जाते हैं। इट इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स, ठीक है, जो वाइट ब्लड सेल्स का ही एक टाइप होता है। बट ये जो बेसोफिल सेल्स है, ये डैमेज्ड जो हमारी बॉडी में टिश्यू होते हैं उसमें एंटर करके, और ये क्या करती है, हिस्टामिन या हेपरिन को रिलीज करती है और वहाँ पे एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जनरेट करती है। अब इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स क्या होता है, हमारी बॉडी में जब भी रेडनेस होती है, जब भी हमारी बॉडी में स्वेलिंग होती है, जब भी हमारी बॉडी में ईचिंग होती है, जब भी हमें फीवर होता है, तो ऑल दीज थिंग्स आर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। और ये जनरेट होता है तब जब हमें कोई इन्फेक्शन हो या कोई फॉरेन बॉडी एंटर कर गई हो, या हमारी बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने की कोशिश कर रही हो, तब हमें क्या होता है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स हमारी बॉडी में जनरेट होता है।
नेक्स्ट सेल्स आती हैं हमारे पास मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फैगोसाइटोसिस। फैगो का मतलब क्या होता है, ईटिंग, ठीक है, सेल ईटिंग। साइटोसिस का मतलब क्या होता है, सेल का ब्रेक डाउन, सेल का ब्रेक डाउन। ये क्या करती है, सेल को ईट करती है, उसका ब्रेक डाउन करती है। तो फैगोसाइटोसिस इज अ प्रोसेस जिसमें सेल ईट करती है, ठीक है। तो ये क्या करेगी, अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इस तरह से फोल्ड कर लेगी, किसके अराउंड, जो भी फॉरेन बॉडी होगी, जो भी इसको इनगल्फ करनी है उसके अराउंड, और उसको इनगल्फ करके अपनी बॉडी में वैक्यूल्स या एंजाइम्स की हेल्प से वैक्यूल्स के अंदर क्या करेगी, उसका ब्रेक डाउन करेगी। इस एक्टिविटी को फैगोसाइटोसिस बोला जाता है, ठीक है। तो मैक्रोफेजेस इरेगुलर शेप की होती हैं, जैसे अमीबा होती है, अमीबा की तरह ही इनकी शेप क्या होती है, इरेगुलर होती है। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो, दे हैव इरेगुलर शेप, ठीक है। और ये क्या करती है, बहुत सारे डिफरेंट फॉरेन मटेरियल को इनगल्फ कर लेती है, इंजेस्ट कर लेती है। इंजेस्ट का मतलब क्या होता है, अपटेक करना। इंजेस्ट, जैसे मैं इंजेस्ट कर रही हूँ मतलब मैं फूड इनटेक कर रही हूँ। इंक्लूडिंग इंटायर बैक्टीरिया, पूरे बैक्टीरिया को, डस्ट पार्टिकल्स को, डेड टिश्यू सेल्स को ये इनगल्फ कर लेंगी। दे आर लार्ज होती हैं, अमीबोइड सेल्स होती हैं, क्योंकि इरेगुलर क्या है, इनकी इरेगुलर शेप है, इसलिए क्या है, अमीबोइड सेल्स हैं। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली अबेंडेंट होती है, बहुत लार्ज अमाउंट में पाई जाती हैं। मैक्रोफेजेस आर द प्राइमरी सेलुलर कंपोनेंट ऑफ इम्यून सिस्टम, releasing chemicals that are not activate in this system but also attract many more macrophages। ये क्या करती हैं, ऐसे केमिकल्स, ऐसे साइटोकाइंस रिलीज करती हैं। क्या रिलीज करती हैं, साइटोकाइंस। दीज आर केमिकल्स जो दूसरी टी सेल्स को, दूसरी मैक्रोफेजेस को क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, और ये डिफेंस में हेल्प करती हैं, टिश्यूज के डिफेंस मैकेनिज्म, उनको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती हैं। दे आर फाउंड थ्रू आउट द बोन मैरो, लूज कनेक्टिव टिश्यू में पाई जाती है, लिम्फेटिक टिश्यू में पाई जाती हैं। फिक्स्ड मैक्रोफेजेस स्पेंड लॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम इनसाइड टिश्यूज, और जो फ्री मैक्रोफेजेस हैं वो माइग्रेट कर जाती हैं एक टिश्यू से दूसरे टिश्यूज में, और वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, जो हमारी इनेट इम्यूनिटी होती है, जो सबसे पहले एक्टिवेट होती है जब भी कोई फॉरेन बॉडी हमारी बॉडी में एंटर करती है, तभी जो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है वो किसका हिस्सा होता है, इनेट इम्यूनिटी का। तो उसमें कौन सी सेल्स एक्टिवेट होती है, मैक्रोफेजेस। तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस शो करती है, ठीक है। कौन, फ्री हमारी मैक्रोफेज सेल्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स आर द टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। लिम्फोसाइट्स किसका टाइप है, वाइट ब्लड सेल्स का। इट इज अ डायग्राम ऑफ लिम्फोसाइट्स, ठीक है। ये क्या करती है, ये जब भी कभी भी कहीं पे भी इन्फेक्शन हुआ, इंजरी हुई, तो वहां पे पहुंचने वाली सबसे पहली सेल होती हैं लिम्फोसाइट्स, ठीक है। वो प्लाज्मा सेल्स में भी डेवलप हो जाती हैं, और ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और जो भी टाइप का इन्फेक्शन होगा उसके अगेंस्ट क्या करेंगी, एंटीबॉडीज रिलीज करेंगी, और हमें डिजीज से डिफेंड करेंगी, प्रोटेक्शन करेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट आती है माइक्रोफेजेस। माइक्रोफेजेस इज आल्सो ए टाइप ऑफ मैक्रोफेजेस जैसा ही है, जो फेगोसाइट्स करती हैं, सेल ईटिंग करती हैं, ठीक है। सेल ईटिंग या डेब्रिज की ईटिंग या कोई भी पार्टिकल है उसकी ईटिंग, ठीक है। दैट आर यूजुअली फाउंड इन स्मॉल नंबर इन कनेक्टिव टिश्यू। दीज वाइट ब्लड सेल्स इंक्लूड न्यूट्रोफिल्स, इसमें आ गई, और इओसाइनोफिल्स आ गई। न्यूट्रोफिल्स एंड इओसाइनोफिल्स इज अ टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। ये भी क्या है, वाइट ब्लड सेल्स का टाइप है। अब लिम्फोसाइट का टाइप अगर हम बात करें तो इसका बी सेल इसका टाइप होता है, और टी सेल इसका टाइप होता है, ठीक है। और यहाँ पे मैक्रोफेजेस की बात करें तो इसमें क्या की, माइक्रोफेजेस में न्यूट्रोफिल्स एंड इओसाइनोफिल्स, ठीक है। अब जब इंजरी और इन्फेक्शन होता है तो बहुत सारी माइक्रोफेजेस अट्रैक्ट करती जाती हैं, कहाँ पे, साइट ऑफ इन्फेक्शन में, किस केमिकल्स के थ्रू, साइटोकाइंस के थ्रू। जो साइटोकाइंस किसने रिलीज किए हैं, मैक्रोफेज ने, या फिर मास्ट सेल ने, या मास्ट सेल ने हिस्टामिन रिलीज किया है, या हेपरिन रिलीज किया है, ठीक है। और मैक्रोफेज क्या रिलीज करती है, साइटोकाइंस। तो ये साइटोकाइंस या हिस्टामिन या हेपरिन ये एक्ट करते हैं, ब्लड में रोम करते हैं, और इओसाइनोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स को, विच इज़ ए टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, अट्रैक्ट करते हैं और एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू में हमारी कौन सी सेल है, मिलानोसाइट्स। मिलानोसाइट सिंथेसाइज एंड स्टोर मिलानिन। मिलानिन इज अ पिगमेंट। मिलानिन क्या होता है, पिगमेंट होता है जो हमारी स्किन को कलर प्रोवाइड करता है। किसी का डार्क कॉम्प्लेक्शन है तो उसमें लार्ज अमाउंट में क्या रिलीज होता है, हमारा मिलानिन। अगर किसी का हमारा क्या है, फेयर कॉम्प्लेक्शन है तो उसमें मिलानिन लेस अमाउंट में रिलीज होता है। तो मिलानिन इज ए ब्राउन पिगमेंट जो टिश्यूज को डार्क कलर देता है। मिलानोसाइट्स आर कॉमनली फाउंड इन स्किन एपिथेलियम। एपिथेलियम में पाई जाती है, एपिथेलियम टिश्यू में पाई जाती है स्किन की, ठीक है। दे आर इंपॉर्टेंट फॉर डिटरमाइनिंग स्किन कलर। मिलानोसाइट आर आल्सो कॉमन इन द डर्मिस, वेजाइना एंड इन द कनेक्टिव टिश्यूज ऑफ आईज। आईज में आइरिस का जो कलर है वो मेंटेन करती हैं कि किस कलर का होगा आइरिस। किसी का ग्रीन होता है, किसी का ब्लू होता है, किसी का ब्राउन होता है, किसी का ब्लैक होता है। तो नंबर ऑफ melanocyte that are present differ between individual and human body regions की कितनी प्रेजेंट होती हैं। अब हम बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की, विच इज ए टाइप ऑफ कनेक्टिव। हमने क्या पढ़ा था कि भाई कनेक्टिव टिश्यू में सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। तो लेट्स बिगिन विद दिस। हमारा कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर होता है उसमें सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो लेट्स बिगिन विद लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू फिल्स स्पेसेस बिटवीन ऑर्गन्स। ऑर्गन्स के बीच के स्पेस को क्या करता है, ये फिल करता है, सपोर्ट करता है एपिथेलियल टिश्यू को और प्रोटेक्ट करता है कुछ स्पेशलाइज सेल्स को जो डिफरेंट ऑर्गन्स की सेल्स होती हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू सपोर्ट करेगा, सराउंड करेगा ब्लड वेसल्स को, नर्व्स को। ये लिपिड्स को स्टोर करता है और ये डिफ्यूजन का एक रूट क्रिएट करता है जिसकी वजह से डिफरेंट जो सेल्स हैं, ऑर्गन्स हैं, एपिथेलियल टिश्यू, उसमें क्या कर सके, कोई भी मटेरियल या न्यूट्रिशन उसमें पास हो सके या वेस्ट मटेरियल उससे निकल सके। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू इंक्लूड एडिपोज टिश्यू, एरियोलर टिश्यू एंड रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो जो हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू है वो फर्दर डिवाइड किया जाता है एडिपोज टिश्यू में, एरियोलर टिश्यू में, रेटिकुलर टिश्यू में। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, एडिपोज टिश्यू की। एडिपोज टिश्यू रिच बीनीथ द स्किन। स्किन के नीचे सबसे ज्यादा होता है, किडनी के अराउंड ज्यादा होता है, मेजेंट्री में एंड बोन मैरो में ज्यादा होता है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज वर्ड किससे आया है, एडिपोसाइट से आया है, एडिपोसाइट से आया है। साइट्स का मतलब क्या होता है, सेल। एडिपो का मतलब क्या होता है, फैट। तो फैट स्टोरिंग सेल्स को एडिपोसाइट्स बोला जाता है और जो किसको फॉर्म करती हैं, एडिपोज टिश्यू को फॉर्म करती हैं। अब स्किन के नीचे फैट होता है क्योंकि वो इंसुलेटिंग मटेरियल भी होता है, हमें ठंड से भी बचाता है, ठीक है। तो ये कहाँ पे रिच हो गया, बीनीथ द स्किन हो गया। ये सिंथेसाइज करता है, स्टोर करता है और मेटाबोलाइज का मतलब क्या होता है, फैट को ब्रेक डाउन करके कुछ और सब्सटेंस फॉर्म करेगा, ठीक है, या फैट का मैन्युफैक्चर करेगा। तो फैट का जो ब्रेक डाउन है या उसका कैटाबोलिज्म है या एनाबोलिज्म है वो दोनों किस में आ गए, मेटाबोलिज्म में आ गए। तो फैट का जो मेटाबोलिज्म है वो भी कौन करता है, एडिपोज टिश्यू करता है। इसका फंक्शन क्या है, प्रिवेंट करेगा हीट लॉस by forming heat insulating layer beneath the skin, फॉर्म करेगा शॉक एब्जॉर्बिंग क्वेश्चंस अराउंड किडनी एंड आई बॉल, क्योंकि कोई चीज़ लग जाती है या फिर कोई भी डैमेज ना हो इसलिए किडनी के अराउंड ज़्यादा पाया जाएगा और आई बॉल के पास में ज़्यादा पाया जाएगा, बिकॉज दीज आर डेलिकेट ऑर्गन्स, ठीक है। फूड रिजर्व का काम करता है। फूड रिजर्व का कैसे, फैट को स्टोर करता है। तो जब भी स्टारवेशन होगी, जब हमें फूड की अवेलेबिलिटी कम होगी तो ये क्या करेगा, फैट का ब्रेक डाउन करके हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा। अब जो एडिपोज टिश्यू है इट इज ऑफ टू टाइप। जो हमारा वाइट एडिपोज टिश्यू होता है उसकी सेल्स सिंगल होती हैं, सिंगल लार्ज सेल्स होती हैं, फैट ड्रॉपलेट्स कंसिस्ट करती हैं जिसमें स्मॉल ड्रॉपलेट, जैसे एक बड़ी सी ड्रॉपलेट होगी जिसमें छोटी छोटी ऐसे ड्रॉपलेट्स उसके सराउंडिंग में प्रेजेंट होंगी, ठीक है। और जो ब्राउन एडिपोज टिश्यू होता है उसमें बहुत सारी स्मॉल ड्रॉपलेट्स होती हैं फैट की और वो लार्जर अमाउंट में साइटोप्लाज्म कंसिस्ट करती हैं। बहुत सारे उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, मतलब एनर्जी फॉर्मिंग, हमारी एनर्जी करेंसी ऑफ सेल क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जी बनेगी, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया है, सबसे ज़्यादा साइटोप्लाज्म है और ये क्या होता है, ब्राउन कलर का होता है। क्यों होता है ब्राउन कलर का, क्योंकि इसके अंदर हमारे क्या पाए जाते हैं, साइटोक्रोम पिगमेंट पाए जाते हैं। साइटोक्रोम क्या देता है, इसको ब्राउन कलर देता है जो आयरन कंटेनिंग होता है। तो आयरन की वजह से ये क्या होता है, हमारा ब्राउन कलर का होता है।
जो ब्राउन फैट होता है या ब्राउन एडिपोज टिश्यू होता है वो न्यू बोर्न बेबीज़ के अंदर ज़्यादा होता है, न्यू बोर्न बेबीज़ के अंदर। क्यों? क्योंकि वो एकदम से इस वर्ल्ड में आते हैं, तो वो हमारे वर्ल्ड के टेम्परेचर से अपनी बॉडी को के टेम्परेचर को क्या करने के लिए, अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट बनाने के लिए वो उनको शिवरिंग करते हैं, वो ठीक है, शिवरिंग करते हैं, उनको एनर्जी की जरूरत होती है। या जो भी हाइबरनेटिंग मैमल्स होते हैं जो विंटर्स में हमारे छिप जाते हैं, उनको हाइबरनेटिंग मैमल्स बोलते हैं, तो उनके अंदर भी हमारा ब्राउन एडिपोज टिश्यू ज़्यादा होता है। और ये हमारा जो ब्राउन एडिपोज टिश्यू है ये बॉडी वेट का 5 to 6% पार्ट फॉर्म करता है। किसके अंदर? न्यूबॉर्न रैबिट्स के अंदर और मैन के अंदर। जो हमारा ह्यूमन बीइंग है उसके जो न्यूबॉर्न बेबी होंगे उसमें 5 to 6% उसकी बॉडी का फैट क्या होगा? ब्राउन एडिपोज टिश्यू, जो बाद में टूट जाता है, खत्म हो जाता है और वाइट में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए बेबीज़ का वेट जो है वो स्टार्टिंग के कुछ डेज में क्या होता है? रिड्यूस होता है। अब ये ब्राउन एडिपोज टिश्यू का मेन रोल क्या है? हीट जनरेट करना। क्या करना? हीट जनरेट करना। क्योंकि हमारी जो जैसे ही मदर की बॉडी से बाहर जो है बेबी आता है तो वहाँ का टेम्परेचर अलग होता है और मदर की बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट था, तो उसको अपनी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट बनाना पड़ता है। इसलिए ब्राउन एडिपोज टिश्यूज में ज़्यादा होता है ताकि वो हीट प्रोड्यूस कर सके। देखो यहाँ पे हम देखते हैं हमारा एडिपोज टिश्यू के बारे में। सबसे पहले अब देखो स्ट्रक्चर की बात करें, अगर हम एडिपोज टिश्यू के स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारा जो एडिपोज टिश्यू है, जस्ट अ मिनट, स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें जो लिटिल अमाउंट में एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, बहुत कम एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, और एडिपोसाइट्स या फैट स्टोरिंग सेल्स होती हैं और इस तरह से ग्रेन्यूल्स फॉर्म कर देती हैं। इस तरह से क्या कर देती हैं? ग्रेन्यूल्स की फॉर्मेशन कर देती हैं, ठीक है। और जो इसका साइटोप्लाज्म होता है ग्रेन्यूल्स में, वो बिल्कुल पेरिफ्री पे आ जाता है। पेरिफ्री क्या मतलब? बाउंड्री, जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना उसके बिल्कुल आसपास आ जाता है। फंक्शन क्या होता है? पैकिंग मटेरियल का काम करता है। थर्मल इंसुलेशन, थर्मल मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर से इंसुलेट करता है हमारी बॉडी को। एनर्जी स्टोरेज का काम करता है। ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है क्योंकि एक लेयर बना देता है फैट की, ठीक है। अब लोकेशन कहाँ पे होती है इसकी? सबक्यूटेनियस एरिया में। सबक्यूटेनियस मतलब स्किन के नीचे, मेजेंट्री में, किडनी के अराउंड, रेनल पेल्विक एरिया में जैसे किडनीज होगी। अटैच करता है सरफेस से, कोलोन के सरफेस से अटैच होता है। मेमरी ग्लैंड्स में प्रेजेंट होता है, ब्रेस्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो स्पेस या सर्विसेज में क्या कर जाता है? एंटर कर जाता है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्पेस प्रेजेंट है मेमरी ट्यूबल्स के अंदर, ठीक है, तो वहाँ पे एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर जो कनेक्टिव टिश्यू है, इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें फाइन नेटवर्क होते हैं। किसके? कोलेजन फाइबर के और इलास्टिक फाइबर के। बहुत सारा फाइबर होता है लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में। क्या होता है? कौन कौन से फाइबर होते हैं? कोलेजन फाइबर एंड इलास्टिक फाइबर होते हैं, ठीक है। और कौन कौन सी सेल्स होती हैं? फिब्रोब्लास्ट सेल्स, मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट्स। ये जो भी स्पेस प्रेजेंट होगा इन बिटवीन द फाइबर, वहाँ पे ये क्या होगा? हमारी सेल्स प्रेजेंट होंगी। फंक्शन क्या होता है हमारा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का? ये लूज पैकिंग करता है, सपोर्ट करता है, नरिशमेंट में हेल्प करता है, स्ट्रक्चर मेंटेन करता है बॉडी का। लोकेशन की बात करें तो ये भी हमारा स्किन के नीचे ही प्रेजेंट होता है। ये हमारा बॉडी में पूरे फैला होता है और ये वो सब्सटेंस है जिसके ऊपर एपिथेलियल मेम्ब्रेन क्या करती है? रेस्ट करती है। ग्लैंड्स के बीच में, मसल्स में, नर्व्स में ये प्रेजेंट होता है, उसके अराउंड प्रेजेंट होता है। मसल्स को, नर्व्स को और ग्लैंड्स को स्किन से अटैच करता है। जैसे ये एपिडर्मिस है, स्किन का पार्ट है, डर्मिस भी स्किन का पार्ट है। ये लूज कनेक्टिव टिश्यू है जो कि एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या कर रहा है? मसल्स को, नर्व्स को कनेक्ट कर रहा है स्किन के साथ। कौन? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो एरियोलर और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? स्किन के नीचे प्रेजेंट होते हैं। अब लास्ट वन हमारा क्या है? रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू में फाइन नेटवर्क होता है रेटिकुलर फाइबर्स का एंड इरेगुलरली अरेंज्ड होते हैं ये फाइबर्स, मतलब रेगुलर फॉर्म में नहीं होते, इसीलिए तो इसको लूज बोला गया और इसीलिए इसको क्या बोला गया? रेटिकुलर, ठीक है। रेटिकुलर भी बोला गया क्योंकि ये इरेगुलरली अरेंज्ड है। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? लिम्फ नोड में प्रेजेंट होते हैं जो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करती हैं। जो क्या करती है? इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करती है। स्प्लीन में भी क्या होता है? इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है। बोन मैरो के अंदर हमारी ब्लड सेल्स फॉर्म होती है। तो फंक्शन क्या है? ये सुपर स्ट्रक्चर फॉर्म करता है लिम्फेटिक एंड
हेमेटोपोइटिक टिश्यूज का। हेमेटोपोइटिक टिश्यू जैसे बोन मैरो, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स होती है ना, उसमें वो क्या करती हैं, ब्लड सेल्स फॉर्म करती हैं। क्या फॉर्म करती है, ब्लड सेल्स फॉर्म करती है। तो ये स्प्लीन में, लिम्फ नोड में प्रेजेंट होता है, बोन मैरो में प्रेजेंट होता है, और ये क्या करता है, हेपेटोपोइटिक स्ट्रक्चर या फिर हमारा लिम्फेटिक स्ट्रक्चर जो होता है उसको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। तो रेटिकुलर टिश्यूज है लूज कनेक्टेड टिश्यू जिसमें इरेगुलरली अरेंज्ड सेल्स होती हैं। नेक्स्ट हमारा कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में नेक्स्ट डिवीजन होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू का। अब जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है उसमें लार्ज नंबर ऑफ प्रोटीन फाइबर पाए जाते हैं जो थिक बंडल्स बनाते हैं, और जो भी एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बच गया सेल को छोड़ के वहां पे पूरे स्पेस को फिल कर देते हैं मोटे मोटे फाइबर्स। ठीक है, क्योंकि ये डेंस है, डेंस मतलब डेंसिटी ज्यादा है, लूज था तो वो लूजली स्प्रेड हो रखा था। डेंस क्या है, इसमें फाइबर तो प्रेजेंट है पर वो फाइबर कैसे हैं, थिक फाइबर हैं, डेंसली हैं, डेंस है। दीज प्रोटीन फाइबर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, ये प्रोटीन फाइबर कौन प्रोड्यूस करता है, फिब्रोब्लास्ट सेल्स। फिब्रोब्लास्ट सेल्स कौन क्या रिलीज करती है, फाइबर्स। दो मेजर सब कैटेगरीज होती है डेंस फाइबर की, कोलेजिनियस एंड इलास्टिक हमारे फाइबर्स। तो सबसे पहले हम डेंस रेगुलर हम बात कर रहे हैं कोलेजिनियस कनेक्टिव टिश्यू की एंड डेंस, फिर हम इलास्टिक कोलेजिनियस टिश्यू की इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू की बात करेंगे। तो यहाँ पे डेंस रेगुलर कोलेजिनियस कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, ये कोलेजन फाइबर से बना होता है। के नाम से हमें क्या पता चल रहा है कि ये कोलेजनियस है। कोलेजनियस का मतलब क्या है, कोलेजन फाइबर से मिलके बना होता है। ठीक है, सेम डायरेक्शन में रन करता है, किसमें, टेंडन्स में एंड लिगामेंट्स में। कोलेजन फाइबर अलग अलग डायरेक्शन में रन करेंगे डर्मिस में। डर्मिस इज अ लेयर ऑफ स्किन, लेयर ऑफ स्किन। देखो स्किन की दो लेयर होती है, ऊपर वाली लेयर को हम एपिडर्मिस बोलते हैं, नीचे वाली लेयर को हम डर्मिस बोलते हैं। तो इसने क्या बोला कि यहाँ पे डेंस रेगुलर कोलेजिनियस कनेक्टिव टिश्यू है, तो वो किसका मिल के बना होगा, कौन से फाइबर से मिल के बना होगा, कोलेजन फाइबर से। ये जो ब्लूइश कलर के जो फाइबर होते हैं उसको कोलेजन फाइबर बोलते हैं। कोलेजन जो फाइबर है ये सेम डायरेक्शन में रन करेगा अगर वो किसके अंदर है, अगर वो किसके अंदर है, टेंडन्स का पार्ट फॉर्म कर रहा है या फिर वो लिगामेंट्स का पार्ट फॉर्म कर रहा है। बट अगर वो स्किन की डर्मिस रीजन में है तो उसकी सेवरल डायरेक्शन हो सकती हैं। ठीक है, ये लिगामेंट है, ये टेंडन है। ठीक है, अब ये क्या करता है, जब भी पुलिंग फोर्स हमारी टेंडन्स और लिगामेंट क्या करती हैं, जॉइंट का काम करती है ना, और उसमें वियरिंग टीयरिंग होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो जब पुलिंग फोर्स लगता है तो उस टाइम पे ये क्या करता है, ओरिएंटेशन मेंटेन करते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ मेंटेन करते हैं, स्ट्रेच मेंटेन करते हैं, जिसकी वजह से ब्रेकडाउन नहीं होता। लोकेशन टेंडन हमें पता चल गई, जो मसल्स टू बोन अटैच करती है, लिगामेंट्स जो बोन टू बोन अटैच करते हैं। ये कहाँ पे पाया जाता है, डर्मिस में पाया जाता है, ऑर्गन कैप्सूल्स में पाया जाता है, और बहुत सारी ब्लड वेसल्स के आउटर सरफेस पे पाया जाता है। नेक्स्ट है डेंस रेगुलर इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। डेंस रेगुलर इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो कोलेजन फाइबर से भी मिलके बना होता है और इलास्टिन फाइबर से भी मिलके बना होता है। बट ऑब्वियसली इसका नाम इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू, तो इसमें इलास्टिक फाइबर्स लार्ज अमाउंट में पाए जाएंगे। ठीक है, सेम डायरेक्शन में ये भी इलास्टिक लिगामेंट एंड इलास्टिक फाइबर्स में रन करेगा। ठीक है, देखो इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है, इलास्टिक लिगामेंट्स में प्रेजेंट होती है। जैसे वर्टिब्रा जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम होता है उसमें जो भी वर्टिब्राएं हैं हमारी, वहाँ पे इलास्टिक लिगामेंट प्रेजेंट होता है क्योंकि उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। ये डोर्सल एस्पेक्ट जो हमारी नेक का डोर्सल एस्पेक्ट होता है, जैसे न्यूट्रल रीजन, ठीक है, वोकल कॉर्ड्स में प्रेजेंट होता है हमारा। और जो भी ब्लड वेसल्स की वॉल होती है वहाँ पे इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। इसका फंक्शन क्या होता है, स्ट्रेच करता है, रिकॉइलिंग करता है, एक रबड़ बैंड की तरह। तो ये क्या करता है, स्ट्रेंथ और डायरेक्शन प्रोवाइड करता है हमारे वोकल कॉर्ड्स को, हमारी वर्टिब्रे को। अब नेक्स्ट आता है स्पोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट हमारा क्या है, स्पोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू। स्पोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू में दो मेन टाइप कनेक्टिव टिश्यू आते हैं, कार्टिलेज एंड बोन। दो मेन टाइप के कनेक्टिव टिश्यू आते हैं, क्या आते हैं, कार्टिलेज आती है और बोन आती है। तो कार्टिलेज कंपोज्ड ऑफ विच टाइप ऑफ सेल्स, कॉन्ड्रोसाइट्स। कौन सी सेल्स को कंसिस्ट करेंगी कार्टिलेज, कॉन्ड्रोसाइट्स को। कौन सी सेल्स को कंसिस्ट करेंगी, कॉन्ड्रोसाइट्स को, या कार्टिलेज सेल्स बोल दो इनको या कॉन्ड्रोसाइट्स बोल दो। कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, इन स्पेस कॉल्ड लेक्यूना। थोड़ा सा स्पेस होता है, स्पेस के अंदर हमारी सेल्स हैं, उस स्पेस को नाम दे दिया गया है लेक्यूना।
ठीक है। विद इन एन एक्सटेंसिव मैट्रिक्स, मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। कोलेजन इन द मैट्रिक्स गिव्स कार्टिलेज फ्लेक्सिबिलिटी, जो कोलेजन है मैट्रिक्स के अंदर वो क्या करता है, कार्टिलेज को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। कार्टिलेज इज रेजिलियंट बिकॉज द प्रोटियोग्लाइकेंस ऑफ द मैट्रिक्स, जो यहाँ पे मैट्रिक्स प्रेजेंट है उसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसके ग्राउंड सब्सटेंस में क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटियोग्लाइकेन प्रेजेंट होता है। प्रोटियोग्लाइकेन यहाँ पे इसको रेजिलियंट बनाता है, क्या बनाता है, रेजिलियंट बनाता है, जिसकी वजह से कार्टिलेज रिजिड हो जाती हैं और वो स्प्रिंग की तरह एक्ट करती हैं, कॉम्प्रेस्ड हो जाती हैं, रिलैक्स हो जाती हैं। कार्टिलेज प्रोवाइड सपोर्ट बट इफ बेंड और स्लाइटली कंप्रेस्ड इट रिज्यूम इट्स ओरिजिनल शेप। तो इनके अंदर इलास्टिसिटी वाला फैक्टर होता है कि अगर हम इनको कंप्रेस्ड करेंगे तो वापस अपनी शेप में आ जाएंगे। कार्टिलेज हील्स स्लोवली आफ्टर एन इंजरी बिकॉज ब्लड वेसल्स इनमें पेनिट्रेट नहीं करती, जहाँ पे ब्लड वेसल्स पेनिट्रेट करती हैं वो जल्दी हील हो जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि वो न्यूट्रिएंट जल्दी पास करती हैं, उसमें भाई हमारी इम्यून सेल्स ज़्यादा होती हैं जहाँ पे ब्लड सेल्स जाएंगी, तो वहाँ पे इंजरी होगी तो वो जल्दी हील हो जाएगी। बट कार्टिलेज के अंदर हमारी क्या नहीं होती, ब्लड वेसल्स नहीं होती, इसलिए ये लेट हील करता है। थस द सेल्स एंड न्यूट्रिएंट नेसेसरी फॉर टिश्यू रिपेयर नॉट इजिली रीच द डैमेज्ड एरिया। तो हमने क्या समझा, कार्टिलेज इज मेड अप ऑफ कॉन्ड्रोसाइट सेल्स जो एक स्पेस के अंदर फिल होती है लेक्यूना के अंदर, और इसके मैट्रिक्स में फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है क्योंकि इसके मैट्रिक्स के अंदर प्रोटियोग्लाइकेंस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ब्लड वेसल्स नहीं जाती तो ये डैमेज हो गया तो लेट हील होगा। बोन जो है वो हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है। लिविंग सेल्स प्रेजेंट होती हैं हमारी किसके अंदर, बोन के अंदर। बोन के अंदर क्या है, लिविंग सेल्स हैं। लिविंग सेल कौन सी, ओस्टियोसाइट्स। ओस्टियो वर्ड किससे आया, बोन से आया, तो ये बोन सेल्स हैं। जो साइट्स जो सेल्स होती हैं ये किसके, इसमें भी लेक्यूना प्रेजेंट होता है, स्पेस प्रेजेंट होता है जिसके अंदर हमारी ओस्टियोसाइट्स होंगी। जो स्ट्रेंथ और रिजिडिटी है वो मिनरलाइज्ड मैट्रिक्स के थ्रू आती है। बोन का मटेरियल कैसा होता है, मिनरलाइज्ड, इसमें मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, कैल्सीफाइड होती हैं हमारी बोन, ठीक है। तो ये इसलिए हार्ड होती हैं। अब बोन को भी हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं, कॉम्पैक्ट बोन एंड स्पंजी बोन। हमारा कार्टिलेज होता है ना उसको हम तीन टाइप में क्लासीफाई करते हैं, हाइलिन कार्टिलेज, फिब्रो कार्टिलेज एंड इलास्टिक कार्टिलेज। तो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, हाइलिन कार्टिलेज की बात करेंगे। तो हाइलिन कार्टिलेज का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसमें जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं वो छोटे होते हैं। कोलेजन फाइबर्स क्या होंगे, छोटे होंगे और डिस्पर्स्ड होंगे मैट्रिक्स के अंदर। ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के अंदर कोलेजन फाइबर्स होंगे बट वो डिस्पर्स होंगे, छोटे छोटे होंगे, ठीक है। एंड जो मैट्रिक्स है उसको वो ट्रांसपेरेंट कर देंगे, कौन, कोलेजन फाइबर, क्योंकि कोलेजन फाइबर क्या होते हैं हमारे ट्रांसपेरेंट से और ब्लूइश के कलर के होते हैं। द वाइट बोलते हैं इसको, वाइट फाइबर बोलते हैं। द कॉन्ड्रोसाइट्स आर फाउंड इन स्पेसिस। कॉन्ड्रोसाइट्स क्या है, हमारी कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स हैं, वो यहाँ पे जो लेक्यूना स्पेस प्रेजेंट है उस स्पेस में प्रेजेंट होंगी और क्या करेंगी, जनरेट करेंगी कार्टिलेज को। फंक्शन क्या है, फंक्शन से पहले हम लोकेशन की बात करते हैं। लोकेशन कहाँ है, ये ग्रोइंग लॉन्ग बोन्स, जो लॉन्ग बोन्स होती हैं हमारी, उसमें जहाँ पे भी हमारा क्या होगा, जॉइंट प्रेजेंट होगा, वहाँ पे हमारा हाइलिन कार्टिलेज होगा। जैसे ये हाइलिन कार्टिलेज है, ठीक है, इट इज़ हाइलिन कार्टिलेज। तो कार्टिलेज रिंग की फॉर्मेशन कर रहा है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में पाया जाएगा, रिब्स के अराउंड, ठीक है। और नेशनल कार्टिलेज में पाया जाएगा, नाक की बोन जो होती है वो कार्टिलेज होती है, ठीक है। जहाँ पे भी आर्टिकुलेशन होगी, आर्टिकुलेशन जब दो बोन जॉइंट करती हैं उस जॉइंट को आर्टिकुलेशन बोलते हैं। तो आर्टिकुलेट करेंगी जहाँ पे बोन, वहाँ पे क्या होगा, कार्टिलेज होगा, हाइलिन कार्टिलेज होगा। जो एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर स्केलेटन होता है, जब बच्चा एम्ब्रियो में होता है तो उस टाइम पे जो स्केलेटन बनता है वो हाइलिन कार्टिलेज से बनता है। फंक्शन क्या है, लॉन्ग बोन की ग्रोथ में हेल्प करेंगे, उनको रिजिडिटी प्रोवाइड करेंगे बट कुछ फ्लेक्सिबिलिटी भी मेंटेन करेंगे, जैसे ट्रेकिया के अंदर, ठीक है, ब्रोंकियाई के अंदर, रिब्स के अंदर। अब रिब्स में अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तो हम रेस्पायर कैसे करेंगे, नोज के अंदर, ठीक है। और ये स्ट्रॉन्ग और स्मूथ भी होती है पर फ्लेक्सिबल भी होती है और एम्ब्रियोनिकल स्केलेटन भी फॉर्म करती हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फिब्रो कार्टिलेज। तो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, फिब्रो कार्टिलेज की बात करेंगे। जो फिब्रो कार्टिलेज है इसमें कोलेजन फाइबर सिमिलर होते हैं हाइलिन कार्टिलेज की तरह ही और बहुत ज़्यादा होते हैं यहाँ पे। वहाँ पे क्या थे, स्मॉल थे और वो उसको ट्रांसपेरेंट कर रहे थे, ठीक है। बट ये बंडल्स की फॉर्म में, थिक बंडल्स की फॉर्म में अरेंज होंगे, ठीक है। कोलेजन फाइबर इन द मैट्रिक्स थिक्स बंडल की फॉर्म में अरेंज है। अब यहाँ पे कॉन्ड्रोसाइट्स भी प्रेजेंट होंगी लेक्यूना में, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा। ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगी, इंटरवर्टिब्रल
डिस्क में यहाँ पे एक वर्टिब्रे है, यहाँ पे एक वर्टिब्रे है, तो दो वर्टिब्रा जब एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं उसको आर्टिकुलेशन बोलते हैं। तो जब दो वर्टिब्रा आर्टिकुलेट करेंगी तो उनके बीच में वर्टिब्रल डिस्क है, तो वर्टिब्रल डिस्क इंटर मतलब इन बिटवीन दो वर्टिब्रल डिस्क के बीच में जो प्रेजेंट होती है वो फिब्रोकार्टिलेज होती है। प्यूबिक सिम्फाइसिस में जो हमारा हिप जॉइंट होता है वहाँ पे प्रेजेंट होंगी, आर्टिकुलर डिस्क में जैसे नी में प्रेजेंट होंगी, और टेम्पोमेंड्यूलर में जहाँ पे जो के जॉइंट में प्रेजेंट होंगी हमारी क्या फिब्रोकार्टिलेज। फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेंगी, और प्रेशर जब पड़ रहा है तो उसको क्या करेंगी, सहन करने की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं फिब्रोकार्टिलेज। ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। इलास्टिक कार्टिलेज की बात करते हैं तो इलास्टिक कार्टिलेज का स्ट्रक्चर हाइलिन कार्टिलेज जैसा ही होता है, बट इसके मैट्रिक्स में कोलेजन फाइबर नहीं होते, इलास्टिन फाइबर होते हैं। ठीक है, इसके अंदर इलास्टिन फाइबर्स होते हैं। ठीक है, कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट होंगी, लेकिन में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। एक्सटर्नल ईयर में, एपिग्लोटिस में और ऑडिटरी कैनाल में ये पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। अब इसमें क्या होता है, ये अपनी ओरिजिनल शेप में आ सकते हैं, तो एक्सटर्नल ईयर में, एपिग्लोटिस में, और क्या करते हैं, ऑडिटरी कैनाल में प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं बोन की। जो बोन है, बोन जो है वो सॉलिड होती है, रिजिड होती है। सॉलिड एंड रिजिड कनेक्टिव टिश्यू होता है हमारा बोन। अब जो बोन का जो मैट्रिक्स होता है, हमने पढ़ा था कि मैट्रिक्स हर कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होता है। जो मैट्रिक्स होता है बोन का, उसके अंदर एपेटाइट सोल्ट प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, एपेटाइट सोल्ट्स। अब ये एपेटाइट सोल्ट किसके होते हैं, या तो कैल्शियम के होते हैं या फिर फोस्फोरस के होते हैं। किसके होते हैं, कैल्शियम के या फिर फोस्फोरस के होते हैं। अब कैल्शियम एंड फोस्फोरस के एपेटाइट सोल्ट हैं, तो इनका एग्जाम्पल बताओ, कौन से सोल्ट होते हैं, हाइड्रोक्सी एपेटाइट सोल्ट या फ्लूरो एपेटाइट सोल्ट। कौन से सोल्ट होते हैं, हाइड्रोक्सी, देखो मैं दोबारा से स्टार्ट करती हूँ। जो हमारी बोन्स हैं, बोन्स जो हैं उसके अंदर हमने बात करी कि उसके अंदर हमारे एपेटाइट सोल्ट होते हैं, एपेटाइट सोल्ट्स होते हैं, उसके अंदर एपेटाइट सोल्ट्स होते हैं। अब ये जो एपेटाइट सोल्ट्स हैं ये कैल्शियम के हैं या फिर किसके हैं, फोस्फोरस के हैं, फोस्फोरस के हैं। अब फोस्फोरस के हैं तो कौन से होते हैं, हाइड्रोक्सी एपेटाइट सोल्ट, हाइड्रोक्सी एपेटाइट सोल्ट एंड फ्लूरो एपेटाइट सोल्ट। ठीक है, अब जो हमारी बोन होती है, बोन का 60 to 70% जो बोन होती है, बोन का 60 to 70% पार्ट, बोन का 60 to 70% जो पार्ट होता है वो किससे मिलके बना होता है, इनऑर्गेनिक मैटर से मिलके बना होता है, इनऑर्गेनिक मैटर से मिलके बना होता है। और इसका बोन का जो बाकी बच गया 30 to 40% पार्ट होता है वो ऑर्गेनिक मैटर से मिलके बना होता है, ऑर्गेनिक मैटर से मिलके बना होता है। तो अगर हम बोन को HCl के अंदर रख देंगे तो बोन क्या हो जाएगी, डीकैल्सीफाइड हो जाएगी, डीकैल्सीफाइड हो जाएगी, मतलब इसका सारा जो मिनरल है वो डिजोल्व हो जाएगा। डीकैल्सीफाइड का मतलब क्या है कि जो मिनरल है वो डिजोल्व हो गया। अब मिनरल डिजोल्व हो गया तो ये डीकैल्सीफाइड होगी, मतलब जो बोन है वो सॉफ्ट हो गई एंड फ्लेक्सिबल हो गई, बोन बिकम सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल। ठीक है, बट अगर मैं बोन को KOH के अंदर रख रही हूँ जो कि एक एल्कलाइन सब्सटेंस होता है, जो कि एक एल्कलाइन है, तो बोन के अंदर कुछ भी चेंज नहीं होगा। क्या होगा, नो चेंज इन द बोन, बोन की कंपोजिशन में, उसके कंटेंट में कोई भी चेंज नहीं होगा, नो चेंज। ठीक है, अब यहाँ पे हमने बात की थी बोन के अंदर ओस्टियोसाइट सेल्स होती हैं, ओस्टियोसाइट्स जो बोन जनरेटिंग सेल्स होती हैं, जो क्या होती है, बोन जनरेटिंग सेल्स होती हैं। क्या होती है, बोन जनरेटिंग सेल्स। अब एक सेल्स होती है बोन के अंदर ओस्टियोब्लास्ट, क्या होती है, ओस्टियोब्लास्ट। ठीक है, ये भी क्या होती हैं, ये ओसिन प्रोटीन फॉर्म करती हैं, ओसिन प्रोटीन की फॉर्मेशन करती हैं जो कि बोन फॉर्मिंग कंपोनेंट होता है। ठीक है, क्या होता है, हमारा बोन फॉर्मिंग कंपोनेंट होता है। बट जो ओस्टियोसाइट्स होती हैं, दीज ओस्टियोसाइट्स आर मेटाबॉलिकली इनएक्टिव सेल्स, मेटाबॉलिकली इनएक्टिव सेल्स होती हैं, ये मेटाबॉलिकली इनएक्टिव सेल्स होती है, और लेक्यूना जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसके अंदर पाई जाती है। ठीक है, अब हमने पढ़ा कि बोन के दो टाइप होते हैं, एक होती है कॉम्पैक्ट बोन,
एक क्या होती है कॉम्पैक्ट बोन और एक क्या होती है स्पंजी बोन। एक क्या होती है स्पंजी बोन होती है। एक कॉम्पैक्ट बोन होती है, एक स्पंजी बोन होती है। जो कॉम्पैक्ट बोन है उसकी जो आउटर लेयर है, ठीक है, डेंस आउटर लेयर फॉर्म करती है ये किसकी, जितनी भी बोन होती है उनकी डेंस आउटर लेयर बनाती है ऑल बोन्स की। और ये हार्वेशियन सिस्टम कंसिस्ट करती है। हेवर्शियन सिस्टम जो होता है उसको कंसिस्ट करती हैं, जो कि पैरेलल लॉन्गिट्यूडनल कॉलम लाइक स्ट्रक्चर होता है वो कंसिस्ट करती है, ठीक है। जो हेवर्शियर कैनाल हैं वो एक दूसरे से मतलब एक ये हेवर्शियन कैनाल है, एक और हेवर्शियन कैनाल हो, ठीक है, एक और हेवर्शियन कैनाल हो तो वो एक दूसरे से वॉक्समैन कैनाल के थ्रू कनेक्ट होती हैं, वॉक्समैन कैनाल के थ्रू कनेक्ट होती हैं, ठीक है। अब इनके अंदर इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का, ठीक है, ऐसे कंसेंट्रिक स्ट्रक्चर। इन कंसेंट्रिक लेयर को क्या बोला जाता है, लेमिले। क्या बोला जाता है, लेमिले, ठीक है। क्या बोला जाता है, लेमिले बोला जाता है। ये क्या करते हैं, ब्लड वेसल्स और नर्व्स को कैरी करते हैं, ब्लड वेसल्स को एंड नर्व्स को कैरी करते हैं। आपको क्लियर हो जाएगा, अभी हम डायग्राम देखेंगे जब इसका कॉम्पैक्ट बोन का और स्पंजी बोन का, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि लेमिले क्या है, हेवर्शियन कैनाल क्या है, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ स्पेस होता है, लेक्यूना प्रेजेंट होता है। उस लेक्यूना के अंदर क्या होती हैं, ओस्टियोसाइट्स, जो कि मेटाबॉलिकली इनएक्टिव सेल्स होती हैं। अब स्पंजी बोन की बात करें तो जो एंड होता है लॉन्ग बोन्स का, जो एंड होता है, एंड पार्ट होता है किसका, एंड पार्ट ऑफ लॉन्ग बोन्स, दैट इज फॉर्म्ड बाय स्पंजी बोन, ठीक है। स्पंजी बोन ये तो डेंस आउटर लेयर फॉर्म कर रही है बोन्स की, और स्पंजी बोन क्या फॉर्म कर रही है, एंड पार्ट ऑफ द लॉन्ग बोन। तो जो स्पेस होता है यहाँ पे, स्पेस विद इन जो स्पेसेस होते हैं उसमें मैरो प्रेजेंट होता है, यहाँ पे बोन मैरो प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये स्पंजी है तो यहाँ पे जो स्पेस होता है बोन के अंदर उसमें बोन मैरो प्रेजेंट होता है, जिसमें वाइट ब्लड सेल्स फॉर्म होती हैं या रेड ब्लड सेल्स फॉर्म होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हेवर्शियन कैनाल वाला सिस्टम नहीं पाया जाता। यहाँ पे जो हेवर्शियन कैनाल वाला सिस्टम है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है, वो एब्सेंट होता है। इसमें क्या होती है, यहाँ पे बोनी प्लेट होती हैं, ट्रेबिक्यूलाई प्रेजेंट होती हैं, यहाँ पे ट्रेबिक्यूलाई प्रेजेंट होती हैं, बोनी प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और जो हमारी ट्रेबिक्यूलाइज प्रेजेंट है, जो बोनी प्लेट्स प्रेजेंट है, इसके अंदर लेक्यूना प्रेजेंट होता है, उसके अंदर स्पेस प्रेजेंट होता है, और उसमें रेड बोन मैरो प्रेजेंट होता है, रेड बोन मैरो प्रेजेंट होता है। तो जो हमारी स्पंजी बोन है उसको कैंसिलस बोन बोला जाता है, कैंसिलस बोन बोला जाता है, और ये एपिफाइसिस में पाई जाती है, और एपिफाइसिस में पाई जाती है, और जो भी हमारी लॉन्ग बोन होती है उसके एंड पे पाई जाती है। डायग्राम में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है। अब ये हमारे पास क्या है कि एक स्पंजी बोन है और एक क्या है हमारे पास कॉम्पैक्ट बोन है। तो कॉम्पैक्ट बोन तो कहाँ पाई जाती है, जो आउटर पोर्शन होता है, जो आउटर पोर्शन होता है, और स्पंजी बोन कहाँ पे पाई जाती है, लॉन्ग बोन्स के एंड पॉइंट पे पाई जाती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये कॉम्पैक्ट बोन का पार्ट है, बिल्कुल आउटर हिस्सा, और ये पूरा जो बच गया वो हमारा स्पंजी बोन का पार्ट है। तो स्पंजी बोन में क्या होती है, ट्रेबिक्यूलाई प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, इसके अंदर ट्रेबिक्यूलाई प्रेजेंट होती हैं। इस वाले डायग्राम में हमें दिखेंगे ट्रेबिक्यूलाई, ये ट्रेबिक्यूलाई है स्पंजी बोन की, ठीक है। ये कॉम्पैक्ट बोन में ओस्टियोन है, और जो हमारी सेल्स हैं ये हेवर्शियन कैनाल है जो कॉम्पैक्ट बोन में पाई जाती है, और दो हेवर्शियन कैनाल को जोड़ने वाली वॉक्समैन कैनाल प्रेजेंट है, ये बीच में प्रेजेंट है, दो हेवर्शियन कैनाल है, फिर ये प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हमारी लेमिला प्रेजेंट है। लेमिला में क्या होती है, ब्लड वेसल्स जाती है कैनालिक्यूली के थ्रू, ये कॉम्पैक्ट बोन का हमारा एग्जाम्पल है। तो लेक्यूना दोनों में प्रेजेंट होगा, स्पंजी बोन में भी कॉम्पैक्ट बोन में भी, पर हेवर्शियन कैनाल और वॉल्क्समैन कैनाल तो कॉम्पैक्ट बोन में प्रेजेंट होंगी, और ट्रेबिक्यूलाई किस में प्रेजेंट होंगी, स्पंजी बोन में प्रेजेंट होंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे डिफरेंस की। बोन और कार्टिलेज में क्या डिफरेंस होता है, हमने बोन के बारे में पढ़ लिया, हमने कार्टिलेज के बारे में पढ़ लिया। अब जो हमारी बोन होती है, जो बोन होती है उसका मैट्रिक्स यहाँ पे टफ होता है, इनफ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल
क्या नहीं होता, फ्लेक्सिबल नहीं होता। और उसमें जो मटेरियल होता है जो बोन की फॉर्मेशन करता है वो ओसिन प्रोटीन होता है, जो ओस्टियोब्लास्ट सेल के थ्रू सीक्रेट होता है, ओस्टियोब्लास्ट के थ्रू सीक्रेट होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो मैट्रिक्स होता है कार्टिलेज में वो फिर्म होता है, फ्लेक्सिबल होता है, वो कॉन्ड्रोइन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। यहाँ पे मैट्रिक्स जो होता है उसमें सोल्ट प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट के या कार्बोनेट के सोल्ट, जैसे हमने बात करी यहाँ पे कि हाइड्रोक्सी एपेटाइट सोल्ट या फ्लूरो एपेटाइट सोल्ट प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे मैट्रिक्स जो है वो कैल्शियम सोल्ट कंसिस्ट करेगा सिर्फ और सिर्फ कैल्सिफाइड कार्टिलेज के अंदर, सिर्फ और सिर्फ कैल्सिफाइड कार्टिलेज के अंदर ये कंसिस्ट करेगा। और ये कहाँ पे पाई जाती हैं, ये सुप्रा स्कैपुला में पाई जाती है, फ्रॉग के पेक्टोरल गिल्डल के अंदर, या जो हमारा प्यूबिस होता है पेल्विक गिल्डल जो फ्रॉग का, वहाँ पे कैल्सिफाइड कार्टिलेज पाई जाती हैं, ह्यूमन बींग्स में नहीं पाई जाती, ठीक है। अब जो हमारी बोन का, ये बोन का पार्ट है और ये कार्टिलेज का पार्ट है, ठीक है, ये कार्टिलेज का है। अब यहाँ पे जो मैट्रिक्स होता है उसमें कंसेंट्रिक लेमिला होती है, इस तरह से लेमिला प्रेजेंट होती है। यहाँ पे होमोजेनस मास प्रेजेंट होता है, कोई कंसेंट्रिक लेमिना नहीं होती। यहाँ मैट्रिक्स में फाइबर प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे भी बहुत सारे फाइबर्स होते हैं। बोन्स यहाँ पे ओस्टियोसाइट्स, बोन सेल्स जो होती हैं उसको ओस्टियोसाइट सेल्स बोला जाता है। यहाँ पे कार्टिलेज की सेल्स को कॉन्ड्रोसाइट्स बोला जाता है। यहाँ पे बाई डायरेक्शनल ग्रोथ होती है बोन की और यहाँ पे यूनी डायरेक्शनल ग्रोथ होती है कार्टिलेज की। ओस्टियोसाइट्स इरेगुलर होती हैं और यहाँ पे जो होती है ओवल होती हैं और प्रोसेसेस उसमें प्रेजेंट नहीं होती। यहाँ पे जो लेक्यूना है वो कैनालिकुली के थ्रू फॉर्म किया जाता है और यहाँ पे लेक्यूना के अंदर कैनालिकुली नहीं पाई जाती। यहाँ पे आउटर और इनर लेयर जो होती है स्पेशल बोन की जो फॉर्म की जाती है वो ओस्टियोब्लास्ट सेल्स के थ्रू फॉर्म की जाती है, क्योंकि ये ओसिन प्रोटीन को जनरेट करती है। और यहाँ पे कॉन्ड्रीन जो प्रोटीन है वो कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल के थ्रू जनरेट किया जाता है, ठीक है। बोन इज सराउंडेड बाय टफ शीथ जिसको पेरियोस्टीम बोला जाता है, और कार्टिलेज सराउंडेड बाय टफ शीथ जिसको पेरिकार्डियम कॉन्ड्रियम बोला जाता है। तो पेरियोस्टीम यहाँ पे जो है वो क्या है, टफ लेयर है जो किसको सराउंड करती है, हमारी बोन को सराउंड करती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि दो तरह की बोन्स होती है, एक ड्राइड बोन होती है, एक डीकैल्सिफाइड बोन होती है। ड्राइड बोन में और डीकैल्सिफाइड बोन में क्या डिफरेंस है? जो ड्राइड बोन होती है इट इज़ ए बोन दैट हैज़ बीन ड्राइड बाय सब्जेक्टिंग टू ए हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे हम बोन को ड्राई कर रहे हैं। डीकैल्सिफाइड का मतलब ये है कि हमने उसको HCl में रखा और उसके सारे मिनरल को डिजोल्व कर दिया HCl में, अब वो डीमिनरलाइज्ड बोन है। तो जो डीमिनरलाइज्ड बोन है उसमें बोन मैरो प्रेजेंट होगा, बट यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से इसके अंदर बोन मैरो नहीं रह पाता है, बोन मैरो हमारा इवापोरेट हो जाता है, वो हमारा एम्प्टी हो जाता है। इसमें मिनरल प्रेजेंट होते हैं, इसमें मिनरल नहीं होते क्योंकि वो HCl में डिसोल्व हो गए, तो इसमें सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर रहता है। ये यहाँ पे लिविंग स्ट्रक्चर नहीं पाया जाएगा क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पे है, बट यहाँ पे डीकैल्सिफाइड होके भी लिविंग स्ट्रक्चर पाया जाएगा, किसके अंदर, बोन के अंदर, सिर्फ मिनरल हटेगा यहाँ पे। तो डीकैल्सिफाइड और ड्राई बोन में ये डिफरेंस होता है। टाइप्स ऑफ बोन के बारे में समझते हैं, टाइप्स ऑफ बोन को डिस्कस कर रहे हैं हम, टाइप्स ऑफ बोन को। टाइप्स ऑफ बोन में सबसे पहली हमारी बोन आती है कार्टिलेज बोन। कार्टिलेज बोन भी बोलते हैं इसको, एंडोकॉन्ड्रियल बोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंडोकॉन्ड्रियल बोन। कॉन्ड्रियल वर्ड किससे आया? कार्टिलेज से, तो एंडोकॉन्ड्रियल बोन, कार्टिलेज बोन। रिप्लेसिंग बोन, रिप्लेसिंग बोन मतलब कार्टिलेज को रिप्लेस करके जो बोन बनाई जाए, ठीक है। तो यहाँ पे कार्टिलेज जो होती है ये फर्स्ट टाइप है। यहाँ पे जो कार्टिलेज होती है हमारी कार्टिलेज जो होती है उसको रिप्लेस करके किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? बोन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसके एग्जांपल की बात करें तो ह्यूमरस बोन हमारी रिप्लेस्ड बोन होती है, फीमर वर्टिब्राई, गिर्डल बोन पर एक्सेप्ट क्लेविकल, क्लेविकल नहीं होती इसमें, गिर्डल बोन एक्सेप्ट क्लेविकल। नेक्स्ट बोन की बात करें हम, यहाँ पे नेक्स्ट बोन की बात करें सेकंड टाइप की बोन की बात करें तो हमारी मेम्ब्रेन बोन होती है। क्या होती है? मेम्ब्रेन बोन, जिसको हम इन्वेस्टिंग बोन भी बोलते हैं, और डर्मल बोन भी बोलते हैं, डर्मल बोन। तो ये जो हमारी बोन होती हैं ये डर्मिस में फॉर्म होती हैं। दीज बोन फॉर्म्स इन द डर्मिस ऑफ द स्किन, स्किन के डर्मिस में फॉर्म होती हैं। किसमें? डर्मिस ऑफ द स्किन में फॉर्म होती हैं, ठीक है। और ये जो हमारी पहले से कार्टिलेज प्रेजेंट है उसमें इन्वेस्ट होके फॉर्म होती हैं, जैसे स्कल बोन हो गई हमारी, स्कल बोन इसका एग्जाम्पल है, क्लेविकल इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, क्लेविकल इसका एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप की बोन की, सिस्मोइड बोन। हमारी जो सिस्मोइड बोन
सिस्मोइड बोन्स, दे आर फॉर्म्ड बाय ओसिफिकेशन ऑफ टेंडन्स। ये कैसे फॉर्म होती हैं? ओसिफिकेशन ऑफ टेंडन्स। ओसिफिकेशन, ओसिफिकेशन का मतलब क्या है? ओसिन प्रोटीन वहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है, किसमें? टेंडन्स में, ठीक है। जैसे हमारी पैटिला, पैटिला क्या है? हमारे नी जॉइंट के ऊपर प्रेजेंट होती है पैटिला, ठीक है। और हमारी फोर्थ टाइप जो होता है वो होती है विस्करल बोन। वो क्या होती है? विस्करल बोन्स होती हैं। दीज आर दूज बोन्स विच आर डिटैच्ड फ्रॉम द स्केलेटन, जो स्केलेटन से डिटैच्ड हो गई हैं और विस्करल ऑर्गन्स में लाई कर रही हैं। जैसे सबसे पहले आती है ओस कॉर्डिस। ओस कॉर्डिस, ओस कॉर्डिस कहाँ पे प्रेजेंट है? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में। इंटरवेंट्रिकुलर जो हमारे दो वेंट्रिकल्स को, हार्ट के दो वेंट्रिकल्स को सेपरेट करने का काम करती है। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम ऑफ हार्ट ऑफ डियर, हार्ट ऑफ डियर, डियर के केस में। ओस फेल्सीपेरम, ओस फेल्सीपेरम, ओस फेल्सीपेरम पाम में प्रेजेंट होती है। पाम ऑफ मोल, पाम ऑफ मोल, ह्यूमन बींग्स में नहीं, मोल के केस में। ओस पेनिस, ओस पेनिस, पेनिस में भी बोन होती है। किसके बोन? किसके पेनिस में? रेट में एंड कार्निवोर्स के, रेट एंड कार्निवोर्स, रेट एंड कार्निवोर्स। ओस पाल्बी ब्राई, पाल्बी ब्राई, ये किस में प्रेजेंट होती है? आईलिड ऑफ क्रोकोडाइल्स, आईलिड्स ऑफ क्रोकोडाइल। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट है? ये सारे विस्करल ऑर्गन्स में है, जो डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पे बोन प्रेजेंट है। ओस रोस्ट्रालिस, ओस रोस्ट्रालिस, रोस्ट्रालिस, ओस रोस्ट्रालिस कहाँ पे पाई जाती है? पिग के स्नोट में, स्नोट ऑफ पिग, स्नोट ऑफ पिग। सो दिस वॉज ऑल अबाउट कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू की। अगर आपको कोई यहाँ पे क्वेरी है तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन गिवन बिलो, एंड थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो।